जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, वो भी साइंस के। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सेट ए के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कराने वाले हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं पेपर में आने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो आज हम उनको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर? तो बस बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है यहाँ पर, लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है। लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है। क्या है भाई उदाहरण इसका, है ना? देख लिए, उपचयन, अपचयन और विस्थापन और वियोजन। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन, क्योंकि उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। जब हम जंग का रासायनिक सूत्र यहाँ पर बात करें, पेपर में आ सकता है कि जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो Fe2O3.XH2 ये होता है भैया जंग का रासायनिक सूत्र। जंग का रासायनिक सूत्र क्लियर है? जंग का रासायनिक सूत्र, तो ये सूत्र भी याद कर लेना, एक नंबर में पूछ लेता है कि जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो Fe2O3.XH2, यहां पर 2 लगा देते हैं, XH2 क्लियर है। जल की मात्रा भी है, ऑक्सीजन भी है, यानी ऑक्सीजन का योग हो रहा है। इसे ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी जब किसी धातु को लंबे समय तक, लोहे की वस्तु को लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है, तो वो नमी और हवा की उपस्थिति में रहती है, और नमी और हवा की उपस्थिति में रहने के कारण उसकी सतह पर लाल भूरे रंग की एक परत जम जाती है। समझ रहे हो? यानी उस पर जंग लगने लगती है। उस जंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो यहां पर संक्षारण का फॉर्मूला आ जाए कि संक्षारण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Fe2O3.XH2O, या फिर जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यही होता है। इसी को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उपचयन की जो क्रिया होती है, उपचयन में क्या होता है भाई, ऑक्सीजन का योग होता है। समझ रहे हो? जिसका एक उदाहरण हम और भी देख लेते हैं यहां पर। जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया C, समझ लो, यहां पर चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे C+O2 कर दिया, कार्बन मिल रहा है ऑक्सीजन से, क्या बना लेगा भैया, CO2 बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें यहाँ पर CM ये ले लिया, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, जैसे मान के चलो मैं बात करूं 2Mg मैग्नीशियम, क्लियर है, प्लस में ले लेते हैं O2, ऑक्सीजन का योग हो रहा है इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा बताइए, 2MgO बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये जो उदाहरण आपको नजर आ रहे हैं, जो उपचयन के ही उदाहरण हैं, क्योंकि उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। क्लियर है? तो ये चीजें समझ में आ रही हैं, तो ये इसका उपचयन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ तक चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ऐसी एक धातु जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। ऐसी धातु का नाम बताना है जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, आसानी से उसके टुकड़े हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ध्यान रखना, सोडियम, सोना, एल्यूमिनियम, लोहा, तो क्या होने वाला है इसका, सोडियम होने वाला है। तो राइट आंसर सोडियम हो जाएगा। सोडियम एक ऐसी धातु होती है, अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है। ध्यान रखना, जब इसको वायु या नमी में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसमें तुरंत आग पकड़ लेती है, ठीक है। यानी ये अत्यधिक क्रियाशील धातु है, सोडियम है। उसके बाद इसमें पोटेशियम है, क्लियर है। सोडियम का फॉर्मूला Na होता है, पोटेशियम का K2 होता है, सोना का तुम्हारा Au हो जाएगा, क्लियर, एल्यूमिनियम का तुम्हारा Al हो जाएगा, लोहा का Fe हो जाएगा। तो ये रासायनिक सूत्र हैं, और रासायनिक सूत्र भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां तक ये चीजें समझ में आई। तो सोडियम एक ऐसी धातु होती है जो आसानी से चाकू से काटी जा सकती है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य जिसकी आंखों में कोई दोष नहीं है ना, तो वो स्वस्थ मनुष्य माना जाएगा, ठीक है। तो स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, कितनी फिक्स कर दी गई है भाई, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो इसका राइट 25 सेंटीमीटर होगा, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम होती है, न्यूनतम दूरी होती है भैया, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? जब सेंटीमीटर को जब वो मीटर में देगा, अगर बाई चांस मीटर में दे देगा, तो मीटर में अपन लोग लिखेंगे 0.25 मीटर। बस कुछ नहीं करना है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 100 का भाग देंगे तो 0.25 मीटर आएगा। क्लियर है?
तो जब मीटर में देगा भाई तो 0.25 मीटर आ जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये भी होता है। आ गया यहां तक समझ में? मेरे लाल बाल गोपाल अच्छे से समझ लो, अच्छे से कर लीजिए इनको, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रहा है देख लीजिए। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, निरंतर परिवर्तित होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या है इसका राइट आंसर? लघु पतन की कहानी क्या होती है? जब फेज तार होता है करंट और जो न्यूट्रल होता है यानी उदासीन, दोनों संपर्क में आ जाते हैं, तब वो क्या हो जाता है भैया? लघु पतन हो जाता है। और इस कंडीशन में प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है, जिससे परिपथ में बहुत अधिक मात्रा में धारा बहने लगती है। समझ में आया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? जैव निम्नीकरण पदार्थ वे होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन हो जाता है, आसानी से नष्ट हो जाते हैं। क्लियर है? तो यहां पर अपन को देखना है भैया कौन कौन से यहां पर होते हैं। देख लीजिए मेरे लाल बाल गोपाल। घास, पुष्प, प्लास्टिक, भाई नहीं हो सकता, प्लास्टिक का जैव निम्नीकरण हो ही नहीं सकता। क्लियर है? यहाँ पर फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, चमड़ा, कांच, लकड़ी, घास, लकड़ी, प्लास्टिक, ये तो हो ही नहीं सकते। ध्यान रखना, सूक्ष्म जीवों द्वारा केवल फलों के छिलके और केक और नींबू का रस, इनका विघटन होता है। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहां तक समझ में? क्लियर? ओके, चलें तो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुद्ध सोना, यहां पर देख लीजिए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो मैं यहां पर इसका राइट आंसर यहां लिखा देता हूं। समझ में आया? ये चीजें समझ में आ रही हैं? आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें कहाँ क्वेश्चन हो गया भाई, कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पहला दूसरा क्वेश्चन कहीं रह गया है, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर देखिए शुद्ध सोना है वो कितने कैरेट का होता है? आपको पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए कि शुद्ध सोना है वो कितने कैरेट का होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भैया 24 कैरेट का होता है। कितना होता है? 24 कैरेट का होता है, ठीक है। ये चीजें आप लोग समझ लो। और आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? तो 24 कैरेट आपको करना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वे सभी प्रक्रम, यहां पर समझो क्या दे रहा है। वे सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? क्या कहलाते हैं बताइएगा? क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्लियर है? ओके, समझ में आया? चलिए आगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। बिंब हम कहते हैं वस्तु से, प्रतिबिंब मतलब जानती हूँ वस्तु के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी छाया बनती है ना। दर्पण में भी हो जाता है, लेंस में भी हो जाता है। क्लियर? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात डॉट डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। मैं यहां पर लिख देता हूं रेखीय आवर्धन। क्या है भैया? रेखीय आवर्धन। क्लियर? आगे यहां तक रेखीय आवर्धन। चलिए, सभी हरे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं भैया? स्वपोषी होते हैं। क्लियर है? स्वपोषी कहलाते हैं। आगे यहां तक समझ में? क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखिए ये सत्य सत्य दे रहा है, सही और गलत की पहचान यहां पर करना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों के सत्य सत्य यहां पर लिखिए। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। ध्यान रखना, सबसे जो कठोर पदार्थ है वो कौन सा होता है? हीरा होता है, ठीक है। तो हीरा बहुत ही कठोर पदार्थ माना जाता है, होता है। क्लियर? तो यहां पर देखिए हीरा क्या है? हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, ये राइट है। क्लियर है? ये सही होने वाला है, यानी सत्य इसको करना है। स्त्रियों में XY गुणसूत्र होते हैं? नहीं, स्त्रियों में X और X गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो मनुष्य होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लियर? यानी मादा में होते हैं X और X, और जो नर में होते हैं X और Y गुणसूत्र। क्लियर है? तो ये कहीं ना कहीं गलत दे रहा है। स्त्रियों में XY गुणसूत्र होते हैं, यानी ये असत्य है।
गलत होगा। क्लियर। मस्तिष्क को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, नहीं भाई 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर लगभग मुख्य 4 भाग इसके होते हैं, तो ये राइट, सॉरी ये गलत हो जाएगा। क्लियर है, ये गलत हो जाएगा। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ओम नहीं होता है भैया, बोल्ट होता है। क्या होता है? बोल्ट। ओम तो प्रतिरोध का होता है, तो ये गलत दे रहा है, ये भी गलत माना जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, अभी ही समझाया था। वे पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। भाई ये तो राइट है, ये सही है। क्लियर है, समझ में आया। चलिए अगला क्या है। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी उत्तल दर्पण का उपयोग हम वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं, पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। क्लियर है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। आया, तो ये सत्य सत्य भी तुम्हारे क्लियर हो चुके हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलो भाई, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? मैंने आपको बताया भैया, चुंबक के बारे में पहले ही आप लोगों को बता दिया है। जैसे मान के चलो ये क्या है, ये चुंबक है, समझ रहे हो, है ना। ये एन और एस कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एन और एस। एन को कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। हमेशा ध्यान रखना, चुंबक के बाहर, है ना, चुंबक के बाहर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, समझ में आ रहा है, वो उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती हैं। देख लीजिए, ऐसा डायग्राम बनता है भाई। ये डायग्राम 2 अंक में भी पूछ लेता है पेपर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। एरो का निशान हम यहां पर लगा देते हैं, देख लो ऐसे ये जा रही हैं। क्लियर है, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन कर रही हैं। ये जो होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं, वो एक बंद पथ यहां पर बना लेती हैं, यानी बंद आकृति बना लेती हैं, बंद वक्र बना लेती हैं। क्लियर है, तो इसके अंदर जो गमन करेंगी भाई, अंदर भी गमन करेंगी, तो अंदर हमेशा गमन करती हैं, अंदर गमन करती हैं दक्षिण से उत्तर की ओर। क्लियर है, तो इस तरीके से ये हमने बना दिया। लेकिन इसमें रियल में होते कितने हैं, ध्रुव कितने होते हैं? भाई ध्रुव 2 ही होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो यहां पर कह रहा है कि इसमें कितने ध्रुव होते हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसमें कितने ध्रुव होंगे भैया? 2 ध्रुव होंगे। कितने ध्रुव होंगे? 2 होंगे। मैं यहां लिख देता हूं, एक होगा तुम्हारा उत्तरी ध्रुव, क्या होगा? उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, जिसे एन कॉमा एस भी कहते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से आपको आंसर में लिखना है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्लियर, आगे यहां तक। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तारों का जो टिमटिमाना है, भाई तारे किस कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? कारण यहां पर बताना है। हमेशा ध्यान रखना, जो तारे टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है भैया? प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये आपको लिखना होगा। क्लियर है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण का सूत्र यहां पर लिखना है, भाई आपको पता होना चाहिए दर्पण का सूत्र। लेंस सूत्र भी पूछ सकता है, तो 1/f बराबर क्या होगा? 1/v प्लस 1/u होगा। क्लियर है, मैं यहां पर ये भी लिखा देता हूं, अगर पेपर में पूछ लिया कि लेंस सूत्र लिखिए, तो लेंस सूत्र भी यहां पर लिखा देते हैं। और लेंस सूत्र क्या होता है भाई? 1/ क्या होगा? 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u। तो जो होता है लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र भी आप याद कर लेना, और दर्पण सूत्र के लिए प्लस यहां पर लगाना है, तो दर्पण सूत्र भी याद कर लेना। ठीक है, तो पेपर में कोई सा भी आ सकता है, इसी को आपको ध्यान रखना। तो मोस्ट है, इंपोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए अगले हम बढ़ते हैं आगे। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो यहां पर देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, बताइए क्या होगा? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होगा। क्या होगा? डायोप्टर होगा। क्लियर, इसको डी से दर्शाते हैं, तो ये डी से दर्शाते हैं, तो डायोप्टर इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। आप लोग कर देना लेंस की क्षमता का। और लेंस की क्षमता किसे कहते हैं पता है आपको? मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो आप लोग उसकी डेफिनेशन भी अच्छे से याद कर लेना, पेपर में पूछ लेता है। आगे यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मनुष्य के वृक्क की ये बात कर रहा है। वृक्क का मतलब क्या होता है भैया? किडनी होती है, किडनी। कितनी किडनी होती हैं? 2 किडनी होती हैं। कितनी होती हैं?
दो होती हैं। और जो किडनी होती हैं उनको हम वृक्क भी कहते हैं। तो मनुष्य के वृक्क किस तंत्र के भाग हैं, यानी ये कौन सा तंत्र में इनको रखा गया है, कौन से तंत्र ये कहलाते हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। क्या करते हैं भैया, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या है, किसमें आते हैं भैया, उत्सर्जन तंत्र के भाग होते हैं वृक्क और किडनी। क्लियर, तो इसका राइट आंसर उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा। अच्छे तरीके से याद कर लेना। इसका उत्सर्जन तंत्र का नामांक क्षेत्र भी होता है, तो स्वच्छ नामांक क्षेत्र भी अच्छे से बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना, कहीं ना कहीं मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है, जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, साथ साथ होती हैं, अपचयन की घटना भी साथ में होती है और उपचयन की घटना भी साथ में होती है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, या उस अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो उस अभिक्रिया का नाम है भैया रेडॉक्स। क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर है, रेडॉक्स अभिक्रिया उसका नाम है। आगे यहां तक समझ में, तो रेडॉक्स अभिक्रिया उसका नाम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सेट ए के हमने फॉर्मूले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं साइंस के, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग लेके आ रहे हैं, सेट बी के लेके आएंगे, सेट सी के भी लेके आएंगे, आगे इसी तरीके से कराने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। 2 या 3 या 4 वीडियो में, 4 वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, 4 वीडियो को देख लेना, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे फिनिश हो जाएंगे लगभग, ठीक है। जो कहीं ना कहीं पेपर में मिलने वाले हैं, कि पेपर में मिलने के इनके चांसेस रहेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। क्लियर है, ओके, थैंक यू सो मच।